मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना लेसन का जो अगला टॉपिक है विजय, बीमारी और व्यापार। देखो विजय मतलब अब एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर दिया। औपनिवेशिक जो ताकतें थी, ठीक है, उनके द्वारा जो है छोटे छोटे जो कमज़ोर राष्ट्र थे उनके ऊपर अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, कुछ एक जैसे बाह्य जो ताकत थी, औपनिवेशिक ताकत, उनमें भी आपस में टकराव उत्पन्न होने लगा। ठीक है, उसके बाद है बीमारी जो है एक देश से दूसरे देश में, जैसे मैंने शायद कल उदाहरण दिया था रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा चली थी। ठीक है, यूरोप पे लोगों के द्वारा वहाँ गई थी। ठीक है, उसके बाद व्यापार जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जाना, जैसे सिल्क रूट भी इसमें बात आई थी पीछे, आज का जो कल का जो वीडियो था उसके अंदर, तो उसमें था कि भाई सिल्क रूट जैसे चीन के द्वारा रेशम मार्ग बनाया गया था। ठीक है, जहाँ से सिर्फ रेशम के मतलब वस्तुएं थी, उत्पादन था, उसी को ही बेचा जाता था और उसके बदले में यूरोपीय जो देश थे उनसे सोना और चांदी लाया जाता, बहुमूल्य जो पदार्थ थे वो धातु। ठीक है, तो इस प्रकार जो है व्यापार फला फूला, जिसके कारण व्यापार के माध्यम से संस्कृति, ठीक है, जिसमें आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब आ जाते हैं। राजनीति, ठीक है, शासन व्यवस्था संबंधी। उसके बाद इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हुई। ठीक है, दूसरा मेन था कि भाई कुछ एक नई जो चीज़ें हैं उनका आवागमन हुआ, जैसे इसमें आलू, स्पेगेटी, ठीक है, नूडल्स, इनकी बात आई थी पीछे। ठीक है, तो वही चीज़ें व्यापार के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में पहुंची। तो देखो आगे 16वीं सदी में यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता खोज लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करके अमेरिका तक जा पहुंचे, जो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, भिन्न भिन्न तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रही थी। देखो बेटा, यहाँ हिंद महासागर की बात है। हिंद महासागर जो है हमारे देश के हिंदुस्तान के नाम से ही इस सागर का नाम जो है हिंद महासागर पड़ा है। ठीक है, और भारत के तीन ओर ये सागर लगता है, जिसके कारण यहाँ से जो है व्यापार यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, ठीक है, और एशिया में महाद्वीपों के साथ आपस में सदा से होता आया है। ठीक है, इसमें क्या था कि इस व्यापार के माध्यम से, क्योंकि भारतीय जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसमें वो जो थी इतनी मतलब फली फूली थी, विकसित थी कि लोग जो हैं यहाँ ज्ञान ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आपने शायद सुना होगा तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो मेन रहा है ज्ञान के क्षेत्र में, और भारत के अंदर था वो। ठीक है, और भारत का प्रमुख स्थान रहा है। तो विभिन्न तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रभावों के रास्ते में एक मुख्य बिंदु था। इन प्रभावों के अंदर मुख्य बिंदु के रूप में भारतीय जो उपमहाद्वीप था, उपमहाद्वीप जो है ये एक मुख्य बिंदु का कार्य कर रहा था, क्योंकि जैसे एशिया में व्यापार होता था तो नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले जो लोग थे, ठीक है, अफ्रीका से आने वाले जो समुद्री मार्ग से आने वाले जो लोग थे, या उनसे भूमिगत जो रास्तों से आने वाले लोग थे, यूरोपीय जो लोग थे, उनका आने जाने का मुख्य बिंदु मतलब मेन बिंदु ये रहा है। यहीं पे आके लोग जो है बीच में आराम वगैरह करते थे। तो पूरे जैसे नेटवर्क में इस इलाके का बहुत अधिक महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से यह आवाजाही और बढ़ने लगी तथा इन प्रभावों को दिशा यूरोप की ओर भी मुड़ने लगी। इन जो आवाजाही जो है उसकी जो प्रवाह है वो यूरोप की ओर बढ़ने लगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे, अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। जैसे कोलंबस जो मेन हुआ भी, ठीक है, उसने जो है अमेरिका की खोज की थी। इससे पहले जो अमेरिका महाद्वीप जो था उसका किसी भी देश के साथ कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं था। ठीक है, मगर कोलंबस जैसे ही वहाँ पहुँचा, ठीक है, गलती से ही पहुँचा वो, मगर वो पहुँचने के बाद उसने देखा कि यहाँ भी जो है अर्थव्यवस्था जो है व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था है वो भी है। ठीक है, तो यहाँ भी हम व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद वो वहाँ से जो है इस महाद्वीप को अन्य महाद्वीपों के साथ जोड़ दिया।
तो पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी बेहिसाब फसलें और विशाल भूमि व खनिज पदार्थ प्रत्येक दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगी। आज की मैक्सिको और पेरू में उपस्थित खानों से निकलने वाली कीमती धातु, मैक्सिको और पेरू जो थी वहाँ की जो खादानें थी भी, उनसे निकलने वाली जो कीमती धातुएं, खासतौर पर चांदी, ठीक है, चांदी के भंडार जो है मैक्सिको और पेरू के अंदर सबसे अधिक मात्रा में थे, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया। यूरोप की जो संपदा थी उसको क्या किया, इसने बढ़ा दिया, ठीक है। पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते संपूर्ण यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के संबंध में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल्डोरेडो को सोने का शहर मानने लगे थे। मतलब इन सब की स्थिति के कारण ही एल्डोरेडो जो शहर था उसको किसका शहर मानने लगे थे, सोने का शहर। देखो इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा। मेन है कि हिंद महासागर के द्वारा जो व्यापार किन देशों के साथ होता था, किन महाद्वीपों के साथ होता था, तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप का, ठीक है। मुख्य बिंदु के रूप में हिंद महासागर में होने वाला जो व्यापार था उसका मुख्य बिंदु कौन सा देश था, तो वो भारत था, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की जो मैंने लिखवा दिया, वैसे तो अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। इससे पहले जो इसकी कोई मतलब वो नहीं थी। मेन है मैक्सिको और पेरू में किस खनिज की खानें उपस्थित थी, तो चांदी की खानें, ठीक है। जिसने मैक्सिको और पेरू की चांदी की खानों ने किसकी संपदा को बढ़ाया, तो वो यूरोप की संपदा को बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद किस शहर को सोने का शहर कहा गया, तो एल्डोरेडो, ठीक है। ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपको, और ये क्वेश्चन आपको लिखने भी हैं फिर नोटबुक के अंदर, ठीक है। इन्हीं में से MCQ बनते हैं बेटा, इन्हीं में से फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इन्हीं में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चनों को, उनको आप फिर नोटबुक में ज़रूर नोट करना है, क्योंकि मैं हर वीडियो के अंदर जो है क्वेश्चनों के बारे में बताता हूँ, ठीक है, और वो आपको लिखने भी हैं सभी। तो 16वीं सदी के मध्य तक आते आते स्पेनिश और पुर्तगाली सेनाओं की विजय का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था। अब 16वीं जब सदी आई, उसके आते आते जो स्पेनिश और पुर्तगाली जो सेनाएं थी उनकी विजय, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देशों के ऊपर अपना आधिपत्य जो है जमा लिया था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। किसने, स्पेनिश और पुर्तगालियों ने किसको उपनिवेश बनाया भाई, अमेरिका को। क्वेश्चन बन गया, स्पेनिश और पुर्तगालियों ने किसको उपनिवेश बनाया, तो अमेरिका को। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, स्पेनिश विजेताओं के सबसे अधिक शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु, मतलब यूरोपीय जो स्पेनिश जो विजेता थे वो किसके कारण जीतते थे, तो चेचक जैसे कीटाणु के कारण, क्योंकि चेचक जो बीमारी थी वो उनमें सबसे अधिक मात्रा में थी, और जो जहाँ भी जाते थे वहाँ उसको ले जाते थे, ठीक है। तो स्पेनिशों का सबसे मेन हथियार कौन सा था, चेचक नामक कीटाणु। स्पेनिश अफसरों और सैनिकों के साथ वहाँ जा पहुँचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं थी। परिणामस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मार्क साबित हुए। अब अमेरिका में कौन सी बीमारी फैल गई हुई, अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली, चेचक, ठीक है ना, मार्क साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में आग की तरह फैल गई। जिस स्थान पर यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आ गए। इसने पूरे के पूरे समुदायों को ख़त्म कर डाला। इस प्रकार घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों को तो छीनकर या खरीदकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उसके बचाव का तरीका भी था तथा उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता से काफ़ी विकसित हो चुकी थी, क्योंकि उनके जो बीमारियां फैलने के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि उन्हीं के कारण तो वहाँ आ रही थी। तो उनके तो शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता थी, मगर जो अमेरिका में जब वो पहुँचे तो वहाँ के लोगों
कि शरीर में ये रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी, जिसके कारण जो वो लोग मर रहे थे। 19वीं सदी तक यूरोप में भूख और गरीबी का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी तथा बीमारियों का बोलबाला था। यूरोप के अंदर जो है 19वीं सदी तक कैसी व्यवस्था थी, तो भूख और गरीबी का ही साम्राज्य, शहरों में बेहिसाब भीड़ और बीमारियों का बोलबाला था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखो इसमें कुछ एक पॉइंट है, जैविक युद्ध। जैविक युद्ध क्या होता है भाई? देखो ये जैविक युद्ध क्या है? जैविक युद्ध वो होता था भाई, जैसे बीमारियां, चेचक जो बीमारी थी भाई, ये बीमारी क्या है कि संक्रमण की तरह बहुत तेज़ी से, जहाँ भी ये यूरोपीय लोग जाते थे वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ फैल जाती, क्योंकि वहाँ के लोगों को चेचक की बीमारी नहीं होती थी और न ही उनके अंदर ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, न ही उनके पास कोई वैक्सीन था। ठीक है, जिसे टीका बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, जिसके कारण वो लोग लाखों की संख्या में मारे जाते थे और वो भयभीत हो जाते थे और इसी के कारण ये जीत जाते थे। तो इसी को बोला गया जैविक युद्ध। तो देखो, न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1664 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया। अल्फ्रेड क्रॉसबी, इकोनोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म। ठीक है, तो इसमें मेन क्वेश्चन बना जैविक युद्ध क्या होता था भाई, तो ये छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। ठीक है, देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी, ये जैविक युद्ध होता था। तो जैविक युद्ध, चेचक, ठीक है, किसने ये सब बातें जो है किसने कही थी? न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जो थे उसने, कब? तो 1634 में। अब देखो बेटा, एक चित्र दिखाया गया है आपको। ये चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो देखो, गुलामों की खरीद फरोख्त, न्यू ऑरलियन स्टेट लंदन न्यूज़ 1851। ये खरीद फरोख्त की जा रही है, किसकी? गुलामों की। ठीक है ना। गुलाम कौन होते थे? जिन लोगों को जो अमीर या भूस्वामी जो लोग थे वो खरीद कर के ले जाते थे। ठीक है, और उस खरीदने के कारण उनकी व्यथा ऐसी हो जाती थी, वहाँ सिर्फ उनसे 2 समय का भोजन देते थे और बाकी पूरा दिन उनसे काम कराया जाता था। ठीक है, एक खरीदारी नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतों और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। जो गुलाम होते थे उनको अच्छे कपड़े पहनाकर बाजार के अंदर लाया जाता था कि उनकी कीमत जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इसमें देखो, इनको खरीदने के लिए, बेचने के लिए बच्चे तक आज बेच देते थे भी। ठीक है, बंधुआ मजदूर के रूप में उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता था। ठीक है, अपने माँ बाप से उनको अलग कर दिया जाता था। ये सब व्यवस्थाएं थी पहले के समय।